हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ लिए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे यूपीएससी के भी लेते हैं और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के भी एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम थर्ड क्लास अपनी करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की। इसके पहले हमने 2 क्लास अपनी कंप्लीट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी है शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी है शनि और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो देखो, अगर सूर्य से दूरी के क्रम की बात की जाए तो ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसके सबसे पास जो ग्रह है वो है बुध। उसके बाद जो ग्रह है वो है शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आएगा अपना शनि, फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसके इंग्लिश में अगर नाम मैं बताऊं तो बुध का मतलब है मरकरी। ठीक है, उसके बाद शुक्र है वीनस, के बाद पृथ्वी आपको पता ही है अर्थ, मंगल आपको पता है मार्स, बृहस्पति आपको पता है जुपिटर, उसके बाद शनि यानी कि सैटर्न, फिर है अरुण यानी कि यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून तो इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, यूरेनस को इसमें नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मंगल और यूरेनस के बीच कौन से ग्रह हैं, यानी कि मंगल, मार्स और यूरेनस यानी कि अरुण के बीच में कौन से ग्रह हैं। तो बृहस्पति और शनि आप देख पा रहे हैं कि मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह ग्रह के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं अ, बुध, उसी क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बुध की बात करें तो इसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है, तो 0 चंद्रमा। शुक्र के पास भी एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के पास हमारी एक चंद्रमा है जो आपको रोज रात में दिखता है। मंगल के पास में 2 चंद्रमा है। ठीक है, बृहस्पति के पास में 90 प्लस चंद्रमा है जो अब तक खोजे जा चुके हैं। उसके बाद शनि के पास 150 प्लस है। ठीक, अरुण के पास है सही 27 चंद्रमा और वरुण के पास कितने हैं, 14। तो सबसे ज्यादा किसके पास आप देख पा रहे हैं, शनि, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह इस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह को संरचना में प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी ग्रह की जो संरचना है अपनी, उसमें जो क्रोड भाग है वो किस तत्व से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पृथ्वी की संरचना की, ठीक है, तो पृथ्वी की संरचना कुछ, एक सेकेंड देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, इसके अंदर इसके भाग बता रही हूँ। ठीक है,
ये हो गया आपका भूपर्पटी। ठीक है, क्या है? भूपर्पटी यानी कि जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये है अपना मेंटल। क्या है ये? मेंटल। और इसके बाद ये क्या है? क्रोड, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये वाला, ये पार्ट किस चीज का बना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, तो ये लोहे से बना हुआ है। ठीक है, देखो ये जो है सबसे ऊपर वाली परत जो है, ये इसको हम बोल देते हैं सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें ये दो तत्वों से बना है। फिर इसके बाद अगर मैं मेंटल की बात करूं तो इसको मैं बोल दूंगी सीमा। ठीक है, ये किससे बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। फिर इसके बाद जो कोर वाला पार्ट आता है इसको हम बोल देंगे नीफे। ठीक है, यानी कि आयरन और निकेल से। ठीक है, आयरन और निकेल से नीफे। ठीक है, समझ में आया इतनी इतनी चीज? तो वही पूछ रहा है कि जो क्रोड वाला पार्ट है वो किस चीज का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन सही कर सकती हूँ। ठीक, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ी और बातें बताऊं तो इसका लगभग तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है, यानी कि सूरज के तापमान जितना। अपने जो पृथ्वी है उसके आंतरिक जो तापमान है सबसे अंदर के भाग में, उसका तापमान सूरज के तापमान जितना है। समझ सकते हैं आप? ठीक है, तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, वो फिर लंबा हो जाएगा। इतना आपके इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी, यानी अलवण जल का मतलब है मीठा पानी, कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग कितना है? 1% से भी कम है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ क्या लिखा है? हिमनदों में आबद्ध है। ठीक है, तो इसमें से पूछा कौन से सही है। बात करेंगे अगर पहले क्वेश्चन की, तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% भाग जो है वो खारा पानी है। ठीक है, खारा पानी यानी समुद्री पानी है, जो हमारे पीने योग्य नहीं है। ठीक है, पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी जो बचा, जो 3% पानी बचता है, उसमें भी 1% पानी ही है जो पीने योग्य है। पीने योग्य है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल का 90% भाग हिमनदों से आबद्ध है। बिल्कुल सही है कि जो मीठे पानी के कुल जो भंडार हैं उनमें से लगभग 69 से 70% भाग जो है वो हिमनदों में जमा हुआ है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। निम्नलिखित इसकी विशेषताएं हैं। यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान है तो सर्वाधिक संभावना है कि यह कौन सा भाग होगा? सर्वाधिक वन विद्यमान है तो वन कहाँ पे होंगे? जहाँ पे वर्षा अच्छी होगी। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा या सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करता है? देखो, सूर्य के परावर्तन को क्या बोलते हैं? एल्बिडो, मतलब सूर्य की परावर्तन की मात्रा को बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास में, सॉरी, पिछले एमसीक्यूज की क्लास में बताया था कि एल्बिडो क्या होता है।
एल्बिडो का अर्थ ही किसी सतह द्वारा, किसी भी सतह द्वारा, मतलब पृथ्वी मान लो आप, उसकी जो सूर्य के प्रकाश की परावर्तन की क्षमता होती है उसे हम एल्बिडो कहते हैं। अगर ज्यादा सूर्य का प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो एल्बिडो ज्यादा होगा। अगर सूर्य का अवशोषण सूर्य के प्रकाश का अवशोषण सतह द्वारा ज्यादा हो रहा है तो यानी कि एल्बिडो उसका कम होगा। ठीक है, तो एल्बिडो समझ में आया। यहाँ पे एल्बिडो की बात ही हो रही है कि किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए है बालू मरुस्थल, ऑप्शन बी है धान के फसल युक्त भूमि, फिर है हिम से आच्छादित भूमि, या प्रेरीज भूमि। किसका सबसे ज्यादा है? तो देखो, जो मतलब कि आपने देखा होगा सर्दियों में आपसे बोला, सॉरी गर्मियों में आपसे बोला जाता है कि काले कपड़े मत पहनो, सफेद कपड़े पहनो, क्योंकि सफेद कपड़े या चमकदार सतह जो होती हैं उनसे सूर्य का परावर्तन ज्यादा होता है। ठीक है, वहीं अगर डार्क चीजें होती हैं, डार्क कलर होता है चीजों का, तो वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया, जो बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है ये चमकदार और सफेद होती है, तो इससे सूर्य का प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितना, तो लगभग 80% से 90% जो मतलब कि सूर्य के प्रकाश होता है उसका परावर्तन हो जाता है इस हिम हिम से आच्छादित भूमि का। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहीं घास के मैदानों से प्रेरी भूमि, यानी घास के मैदानों से कितना होता है, 15 से 20% या 25% के आसपास यहाँ से भी होता है। और धान से फसल युक्त भूमि से कितना होता है, 20 से 25% यहाँ से भी होता है। और मरुस्थल से कितना होता है, 30 से 35%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब आपको बताना है कि ये किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन जो सॉरी पहला क्या है, उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और शीतकाल, और सवाना और वृक्ष, ये सब किस जलवायु की विशेषताएं हैं? भूस्खलन क्षेत्र की, पूर्वी चीन की, टुंडा प्रदेश की, उत्तरी अमेरिका। मैंने पिछली क्लास में आपको स्टेपीज घास के मैदान पढ़ाए थे ना, तो स्टेपीज घास के मैदान को ही भूस्खलन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, स्टेपी, समझ में आ गया। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि किसकी जो विशेषताएं हैं वो है, मतलब यहाँ पे। तो अगर मैं भूस्खलन क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे गर्मियाँ गर्म और शुष्क होती हैं, गर्मियाँ और गर्मियाँ शुष्क होती हैं, गर्म और शुष्क होती हैं। वहीं ठंडी की बात करूं तो यहाँ पे ठंडियाँ ठंडी और सुहावनी होती हैं। ठीक है, वनस्पति भी यहाँ पे विस्तृत वनस्पति पाई जाती है स्टेपीज प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूस्खलन क्षेत्र स्टेपी। ये कहाँ पाई जाती है, पूर्वी चीन और मंगोलिया वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, टुंडा प्रदेश हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होता है, आर्द्र घने जंगल होते हैं, बर्फ होता है यहाँ पे। और पूर्वी चीन में जहाँ पे पूर्वी चीन की जलवायु मतलब कि गर्म होती है, थोड़े से आर्द्र होती है, और जंगल होते हैं घने। वहीं हाँ, बस इतना ही इसमें इस क्वेश्चन में। और उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट जो है वहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी? समशीतोष्ण। ठीक है, तो मैंने बता दिया भूस्खलनीय क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विक्षेपण का क्या कारण है? मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध, ये आपकी पृथ्वी है आपकी पृथ्वी, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, और इसमें पूछ क्या रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विक्षेपण का क्या कारण है?
जैसे कि यहाँ पे कोई पवन चल रही है, मान लीजिए इस तरह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की अगर कोई पवन चल रही है, तो उसका विक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हो जाता है। और वहीं अगर इस तरीके से पवन चल रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसका विक्षेपण कहाँ हो जाता है, बाईं ओर हो जाता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहे कारण क्या है, इसका कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस कोरियोलिस बल। ठीक है, अब ये कोरियोलिस बल क्या है, ये कोरियोलिस बल है जो पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी हमारी घूम रही है ना पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ये कोरियोलिस बल किसी भी हवा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्ण कटिबंधीय पुनर्जीवित वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता, ऐसा इसलिए होता है क्यों। ऑप्शन ए है अपना, वर्षा वन की मिट्टी में पादपों के अपशिष्ट होते हैं। ऑप्शन बी है, वर्षा वन में दशकों के प्राकृतिक जीवन चक्र दुर्बल होते हैं। वृक्षों का जनजातीय ध्रुवी गति से बढ़ता है, वृक्षों का मतलब कि जनजातीय जो होती है ना वो ध्रुवी गति से बढ़ता है। विशेष जीवाणु वर्षा वन की ऊपरी सतह पर अतिक्रमण कर जाते हैं। तो क्या है इसका कारण कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अगर काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पुनर्जीवित वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता, क्यों। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, मैं बात कर रही हूँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, तो ये क्या होते हैं, इनमें सबसे पहले तो जैव विविधता क्या होती है, विविधता भरपूर होती है। ठीक है, जैव विविधता भरपूर होती है। यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, तो यहाँ की वनस्पति होती है सघन। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा कि वर्षा वन की मिट्टी में पादपों के अवशिष्ट, मतलब कि वर्षा वन की जो मिट्टी होती है वहां पे पादपों के अवशिष्ट होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें वर्षा वन जो होते हैं ना उसमें पादपों के अवशिष्ट नहीं होते, वहां पे पोषक तत्व होते हैं वर्षा वनों में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है अपना वो सही है, जब वर्षा वन काट दिए जाते हैं तो पोषक तत्वों का चक्र टूट जाता है। क्या है, वर्षा वन में दशकों के प्राकृतिक जीवन कर चक्र दुर्बल होते हैं। तो जब ये मान लो वन काट दिए जाएंगे तो इनका पोषक तत्व जो चक्र होता है वो टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत है, वृक्षों का जनजातीय ध्रुवी गति से बढ़ता है, ये भी गलत है, मतलब इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। विशेष जीवाणु वर्षा वन की ऊपरी सतह पर अतिक्रमण कर जाते हैं। जीवाणु मिट्टी में, जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी में सुधार करते हैं, ना कि अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, वर्षा वन में दशकों के प्राकृतिक जीवन चक्र दुर्बल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुगम्य बनाती है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। देखिए पहला ऑप्शन जो है अपना, मैंने आपको आयन मंडल में जो रेडियो तरंगों के बारे में है वो आपको बताया था पिछली क्लास में, कि जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल जो अपना होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, उसमें होती है आयनीकरण की प्रक्रिया। आयनीकरण की प्रक्रिया मतलब अब जो ये आयन मंडल की परत है वो 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थित होती है। यहीं पर आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
जो ये इस प्रक्रिया में क्या होती है, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे अंतरिक्ष की ओर जाने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आयन मंडल की परत से टकराकर वो पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं, मतलब पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। इसी को हम कहते हैं आयनीकरण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे कह रहा है ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को वापस कर देती है, ये तो गलत है ना। ओजोन की रेडियो तरंगे आयन मंडल में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी वजह से वापस आती हैं, ना कि ओजोन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। जो मतलब कि जो रेडियो संचार के लिए उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं, वो अति दीर्घ नहीं होती हैं। तरंग दैर्घ्य मतलब कि उनका अति दीर्घ या अति लंबा होना आवश्यक नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो मतलब दोनों ही क्वेश्चन इसके गलत हो जाते हैं। ना तो एक ना तो दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु, सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है। मैंने ये भी मतलब क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, क्या होते हैं धूमकेतु, क्या होते हैं उल्का, क्या होते हैं उल्का पिंड। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बारे में पूछ रहा है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह छोटी छोटी चट्टानी जो मतलब कि पत्थर टाइप के होते हैं, या ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर ग्रहों से ही टूट के अलग हो गए हैं, चट्टाने, वो होती हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है जो बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो इस बेल्ट में ये छोटे छोटे, जिस तरीके से हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का, उसी तरीके से ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी, छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि धूमकेतु क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ये जो धूमकेतु होते हैं ना, ये धूमकेतु होते हैं ना जो, ये बर्फ से बने, बर्फ गैस और अन्य तत्वों से मिलकर बने पिंड होते हैं। तो जब ये सूर्य के समीप पहुंचते हैं ना, तो इनकी बर्फ जल के मतलब गैस बन जाती है, बर्फ बर्फ जो होती है वो गैस में परावर्तित हो जाती है। तो इन ग्रहों के पीछे मतलब कि वो पूंछ जैसा दिखाई देने लगता है, जब ये बर्फ जो होती है गैस बन जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी पिंड के पीछे पूंछ जैसा, मतलब चमकदार पूंछ। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह ऐसे नहीं होते, वो सामान्य होते हैं एक पिंड की तरीके। तो ये अंतर है इनके बीच में। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिम सी क्या लिखा है, हिम सीती, जबकि धूमकेतु हिमसीतीय मतलब कि बर्फ से गैस से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टाने और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। अ, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल, ध्यान देना यहाँ पे, बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथ में बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः अधिकांशतः सूर्य और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि धूमकेतु गोबर दीप्तिमान कुछ दर्शाते हैं। क्या किस तरीके की हिंदी लिखी हुई। धूमकेतु एक धूमकेतु एक चमकीली चमकीली पूंछ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। ठीक है, हाँ, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये चट्टानी ग्रहिकाएं होती हैं, छोटे बड़े पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं अपने ग्रहों की भांति ही।
वहीं धूमकेतु बर्फ और गैसों से निर्मित होते हैं, जो जिन्हें चट्टानों और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ये बिल्कुल सही है। और क्षुद्र ग्रह, ये जो है, ये देखिए इस लाइन में क्या है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथ के बीच में पाए जाते हैं। ये तो सही है, लेकिन धूमकेतु धूमकेतु होते हैं ना, वो सौर मंडल के अधिकतर बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सूर्य और बुध के बीच में नहीं पाए जाते। वहीं धूमकेतु एक चमकीली पूंछ प्रदर्शित करते हैं और क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं दर्शाते। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इसके 1 और 3 ऑप्शन इसके सही हैं, दूसरा इसका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि धूमकेतु होते हैं जो सौर मंडल के बाहर पाए जाते हैं, ना कि बुध और शुक्र के बीच में। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में परिसंचारी पवन अधिक सरासत अधिक सरलता। ठीक है, अधिक सरलता, सरासत नहीं, बहुत गलत लिखा हुआ है। सरलता और स्थिरता, स्थिरता से बहते हैं। क्यों? ठीक है, क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में परिसंचारी पवन अधिक सरलता और स्थिरता से बहती हैं, क्यों? ऑप्शन ए है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड यानी कि भूमि मंडल कम है, और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। तो देखो, आपको पता होगा जो उत्तरी गोलार्ध है अपना, सबसे पहले तो पवन परिसंचरण क्या होता है? देखो, पवन परिसंचरण क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन में तापमान में असमानता के कारण वैश्विक स्तर पर एक, मतलब कि पवनें एक निश्चित अंतर प्रदर्शित करती हैं, वही है पवन परिसंचरण। ठीक है, मतलब कि जब पृथ्वी के घूर्णन और तापमान के कारण जो पवन की दिशा हो वो निश्चित हो जाए, उसको कहते हैं परिसंचारी पवन। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, ऐसा क्यों होता है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में परिसंचारी पवन अधिक सरलता और स्थायी से बहती हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ये बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में भूखंड ज्यादा पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, महासागर ज्यादा पाए जाते हैं। महासागर पाए जाने के कारण यहाँ पे पवनों को चलने में आसानी होती है, उनके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सरलता से ये परिसंचारी पवन बहती हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। देखो, कोरियोलिस बल जो होता है वो इसमें भूमध्य रेखा पे अपना, मैंने बताया था, 0 होता है, और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रबल होता जाता है। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही कोरियोलिस बल का जो मान होगा वो समान होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका और यूरोपीय मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण कार्य का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्बाधता से उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? जो समताप मंडल होता है वो क्या है आपका? समताप समताप मंडल आपका क्या है? ये कितनी ऊंचाई के क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई के बीच ये पाया जाता है। ठीक है। जेट विमान आमतौर पर इसी क्षेत्र में समताप मंडल वाले एरिया में उड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्यों, क्या कारण है जिसके कारण ये विमान जो होते हैं, जेट विमान जो होते हैं, वो निर्बाधता से समताप मंडल में उड़ जाते हैं? तो ये बिल्कुल कथन सही है कि क्योंकि समताप मंडल में बादल और जल वाष्प नहीं होते। ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होते? क्योंकि ये परत जो होती है बहुत स्थिर और शुष्क होती है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि समताप मंडल के नीचे भाग में ऊर्ध्वाधर पवन जो होती है वो नहीं होती। इसलिए विमान को मतलब कि जो अपना जेट विमान होता है उसको कंपन का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो स्थिर होते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो अधिक स्थिर होते हैं, क्योंकि देखो समताप मंडल में है जो, वहां पे ऊर्ध्वाधर पवन या वायु प्रवाह नहीं होता, ये आपको पता है। वायु प्रवाह नहीं होता, वहां बादल नहीं होते। क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां का जो परत है वो स्थिर है और शुष्क है। ठीक है। तो विमान को अधिक नहीं, विमान को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई वायु या ऊर्ध्वाधर पवन नहीं बहती, तो यहाँ पे विमान के साथ कोई कंपन, यानी कि वो हिलता डुलता नहीं है विमान अपना। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि समताप मंडल में ही विमानों को उड़ाया जाए, क्योंकि वहां पे विमान अधिक स्थिर रह पाता है। तो इसका एक और दो दोनों ऑप्शन ही सही है, तो मैं कह सकती हूँ इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक निगरानियों में किन किन परिस्थितियों को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? देखो ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, मैंने बताया था कि ये बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी मैंने जो आपको बताई थी उस पर ये ब्रह्मांड का विस्तार आधारित है। देखो जिसके मतलब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि लगभग लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको क्लास पढ़नी पड़ेगी। 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ जिस विस्फोट के कारण ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है, यही कह रही है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी ये भी कह रही है कि ये आज भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, अंतरिक्ष में तरंगों की उपस्थिति, क्या ये सही है? हाँ। देखो जो अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो है अपनी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बैकग्राउंड ठीक है, यानी कि CMB। ठीक है। अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंगे हैं उसको हम बोल देते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। तो इनकी खोज की गई थी, कुछ 1965 के आसपास। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपका वो भी सही है। रेड शिफ्ट परिवर्तन क्या होता है? जब कोई भी आकाशीय वस्तु मतलब हमसे दूर जाती है, ध्यान से समझना, जब कोई भी आकाशीय वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसका प्रकाश होता है, प्रकाश तरंगे वो लाल रंग की ओर खिंचती हैं। ठीक है। इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि जब कोई भी आकाशीय वस्तु
कोई भी आकाशीय वस्तु हमसे दूर जाएगी, हमसे दूर जाएगी, तो उसका जो प्रकाश होगा ना वो लाल रंग की तरफ खिंचता है। इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट परिवर्तन। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन 3, अंतरिक्ष में धूमकेतुओं की गति, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब कि ये ब्रह्मांड की विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है इसका। अंतरिक्ष में पुरानवि अंतरिक्ष में विकिरणों की उपस्थिति, ठीक है, विकिरणों की उपस्थिति, ये क्या है, मैंने आपको बताया ना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यही मतलब कि ये जो है ना बिग बैंग के साथ में ही कहा जाता है, ये सूक्ष्म विकिरण तरंगे हैं जो ये उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो ये ऑप्शन दिया नहीं गया वैसे, लेकिन सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों का विचार कीजिए, तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिया यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट होती है, क्यों? आपको मैंने पढ़ाया था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं अपने पृथ्वी की सतह से, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर अपना कम हो रहा है, क्यों, यही पूछ रहा है क्यों। अब पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं, ठीक है, या फिर यह गर्मी फिर धीरे धीरे वायुमंडल में संवहन और संवहन के माध्यम से ऊपर जाती है, ठीक है। जब पृथ्वी गर्म होती है फिर यही परावर्तन के कारण ये किरणें हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर से गर्म हो सकता है, अंदर से नहीं, ठीक है। तो ये सही है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ क्यों गिरावट होती है तापमान में। अब दूसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। देखो, ऊंचाई के साथ साथ आर्द्रता कम होती है। ऊंचाई के साथ साथ जो नमी में होता है ना, ह्यूमस, वो होता है कम, ठीक है, क्योंकि इसमें जलवाष्प भारी होता है और निचली वायुमंडल में केंद्रित होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 कह रहा है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। देखो, जब जब ऊंचाई बढ़ती है आपको पता है कि वायु का दाब अधिक हो जाता है। यहाँ पर ऊंचाई, अगर सीधी सी बात है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायु का दाब कम हो जाता है, जिससे हवा क्या हो जाती है, घनी हो जाती है, और इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक वर्षा, या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ठीक है। निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु की मुख्य विशेषता है। ये जो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु है ना, ये भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ये स्थित होती है, ठीक है। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क और आर्द्र होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि सॉरी अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, क्यों होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर
घूमने से, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से, या स्थान की अक्षांशीय स्थिति से, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करने से। क्या हिंदी बहुत गलत लिखा हुआ है आज। हाँ, तो पृथ्वी का दिन, देखो, पृथ्वी के दिन और रात के समय में विभिन्नता क्यों होती है? क्यों? सबसे पहले तो क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। ये आपको पता है, 23.5 डिग्री झुके झुके वो पृथ्वी का अपना चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये इसी झुकाव के साथ में, परिक्रमा कर रही है पृथ्वी का। कि यही कारण है कि इसमें दिन और रात के समय में अंतर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, अपने, ये कह दो मतलब कि झुका हुआ परिक्रमण जो कर रही है पृथ्वी सूर्य का, उसी से दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। वो खुद भी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, 23.5 डिग्री पर, और उसी दिशा घूमते घूमते वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रही है। इसी कारण से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। हाँ, अब कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश जल अलवण है, वर्षा हिमनदों के रूप में होता है। शेष अलवण जल जो होता है का सबसे अधिक भाग, क्या कह रहा है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांशतः अलवण जल हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ के रूप में रहता है, और शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग किस रूप में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये आप देखना। ऑप्शन ए कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में। ऑप्शन बी है अलवण जल झीलों और नदियों में। ऑप्शन 3 है भूमिगत जल के रूप में या मृदा की आर्द्रता के रूप में। देखो, तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर अपना 97% पानी जो होता है वो है खारा। ठीक है, बचा 3% जो कि मीठा होता है, लेकिन इसका भी 1% ही अपना हम पीने के लिए यूज करते हैं। बाकी बर्फ और हिमनदों के रूप में ये जमा हुआ है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमिगत जल के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आज की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन हमने कवर किए। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।